अच्छा, आज की क्लास में हम रिएक्ट शुरू करने वाले हैं, थोड़े से बेसिक्स वगैरह देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर लगे ना कि ज्यादा हो रहा है तो आप बता देना मुझे। ठीक है कि सर ये चीज अब ज्यादा हो रही है, अब आप रुक जाए। ठीक है, क्योंकि 7 क्लासेस है अब डेली बेसिस पे, जुम्मा जुम्मा छोड़ के, और मंडे को भी एक होगी। मतलब कि अगला हफ्ता पूरी होगी, और फिर अगले मंडे को भी एक क्लास होगी। ठीक है। तो ये पूरा वीक आप लोगों ने आना है, इसलिए रखा है ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा सकूं। अदरवाइज अगर 3 4 क्लासेस होती तो फिर ऊपर से ही जाता आपके। ठीक है। तो आज हम रिएक्ट शुरू करने वाले हैं, देखते हैं रिएक्ट क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। किसकी लाइब्रेरी है? जावास्क्रिप्ट की। अब लाइब्रेरी क्या होती है सर? आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा। बूटस्ट्रैप क्या था? एक फ्रेमवर्क था। किसका? सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का। किसका? सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है या प्रोवाइड करता है वो बेसिक चीजें जो एक डेवलपर या एक डिजाइनर, सीएसएस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, एक डिजाइनर जो है वो अपने डेली लाइफ डिजाइन के अंदर वेब में यूज करेगा। वो कंपोनेंट्स उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, या वो क्लासेस या वो सीएसएस प्रॉपर्टीज जो वो डेली यूज करेगा अपने एलिमेंट्स के अंदर, वो उन्होंने पहले से क्रिएट करके दे दी। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? फ्रेमवर्क। ठीक है। लाइब्रेरी भी सेम है। लाइब्रेरी भी क्या है भाई? आपको बिल्ट इन क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनका यूज करके आप अपना काम आसान बना सकते हो। अगर आप रिएक्ट की जगह जो रिएक्ट वाला काम है वो आप प्लेन जावास्क्रिप्ट से करोगे, तो आपको वही करने के लिए फॉर एग्जांपल 1000 लाइन लग रहे हैं। तो रिएक्ट के अंदर वो आप 10 लाइन में कर सकते हो। तो आप क्या प्रेफर करोगे, लाइब्रेरी या जावास्क्रिप्ट? लाइब्रेरी प्रेफर करोगे, जो कि फास्ट भी है, सिक्योर भी है, रेंडरिंग भी अच्छी करती है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। तो रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि आपके पास यूआई इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। किस लिए? ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? हम रिएक्ट से क्या बना सकते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीए भी कहते हैं, इसका मतलब है कि पूरी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर बहुत आसान जबान में एक ही एचटीएमएल की फाइल होगी। क्या होगी? एक ही एचटीएमएल की फाइल होगी। अब सर सवाल आता है कि अगर एक एचटीएमएल की फाइल होगी तो मल्टीपल पेजेस कैसे बनाएंगे? उस कॉन्सेप्ट पे भी अभी आते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका बड़ा अच्छा फैक्टर इसकी परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कैसे है? कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हो, आप सबने प्रोजेक्ट बनाया, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, या फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी बटन के क्लिक पे कोई काम करवाना है, तो आपका पेज हमेशा रिफ्रेश होता है। अब पेज क्यों रिफ्रेश होता है? ये सवाल आता है। हाँ, डॉम ट्री में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उनको डॉम का पता होगा। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए आपका ब्राउजर आपकी एचटीएमएल और सीएसएस के पैटर्न्स को समझता है। क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से आपका ब्राउजर एचटीएमएल और सीएसएस को रीड करता है। आपका ब्राउजर कभी भी आपकी फाइल्स को डायरेक्ट रीड नहीं करता। जब आप अपनी HTML और CSS की फाइल्स को ब्राउजर पे रन करते हो, तो जो आपका ब्राउजर है, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, वो उन HTML CSS फाइल से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम डॉम कहते हैं। आओ देखते हैं। वैसे तो आप सबने देखा हुआ होगा। ये देखो, ये डेफिनेशन भी दिखा रहा है। डॉम और द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये दिखता कैसे है? ये देखो, ये बेसिकली इस तरह से दिखता है। ठीक है। ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर भी है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, अगर किसी ने डीएसए पढ़ा हो तो। ओपन इमेज न्यू टैब। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आपका जो ब्राउजर है वो आपके एलिमेंट्स को पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन में देखता है, यूजिंग डॉम। यूजिंग डॉम। अब ये जो हर एक बॉक्स है, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। हर नोड के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अब नोड्स बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। एक होती है एलिमेंट नोड। क्या होती है? एलिमेंट नोड, जिसमें आपका जो H1 है, फॉर एग्जांपल आपने HTML खोली, HTML के अंदर आपने बॉयलर प्लेट लगाई, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद आपने उसमें एक H1 लिखा, और उस H1 के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा एपटेक। क्या लिखा? एपटेक। तो डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि डॉम के अंदर ब्राउजर पे आपके पास जो रूट एलिमेंट है वो तो HTML का ही होता है। HTML से आपके जो दो चाइल्ड्स निकलते हैं, मेनली वो हेड होता है और बॉडी। हेड के अंदर आप ब्राउजर रिलेटेड टैग्स रख रहे होते हो, जैसे मेटा टैग्स या
टाइटल या जो लिंक्स होते हैं वो आप हेडर्स के अंदर रख रहे होते हो। और बॉडी के अंदर आप जितना कुछ इस व्हाइट पेज पे अपेयर करवाना चाहते हो वो हम कहाँ रखते हैं, बॉडी में रखते हैं सर। ठीक है। अब बॉडी के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक H1 लगाया था, तो उसकी एक नोड बनेगी जिसे मैं कहूंगा एलिमेंट नोड। क्या कहूंगा, एलिमेंट नोड। इस बॉक्स को नोड कहते हैं, अभी इतना समझ लो वरना नोड की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। अब इन्होंने पूरा नहीं दिखाया हुआ, सिंपल दिखाया हुआ है। इस H1 में से एक और नोड निकलेगी, उसका नाम होगा टेक्स्ट नोड, और उसमें इसके अंदर जो टेक्स्ट रखा हुआ था वो रखा हुआ होगा। क्या रखा हुआ था, एपटेक। क्या रखा हुआ था, एपटेक। ठीक है। इसी तरह अगर आप एट्रीब्यूट्स लगाते हो तो एट्रीब्यूट्स के अलग नोड्स बनते हैं। अगर आप कोई CSS लगाते हो तो स्टाइल के अलग नोड्स बनते हैं। ठीक है। तो अगर इसको डिटेल में देखना हो तो आपको सही से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। ये कहलाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने यूआई के अंदर चेंजेस करना चाहते हो, तो आप ऑन क्लिक का इवेंट्स का यूज करते हो, फिर आप सेलेक्टर्स की मदद से गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेरी सेलेक्टर की मदद से एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो और उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके देख रहे हो। तो ऐसा ही है भाई। ठीक है। अब वो जब आप चेंज करते हो अपनी फाइल्स में, आप जब तक जाकर अपने ब्राउजर पे अपने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करते तो जो आपने फाइल्स में चेंजेस करे वो आपके डॉम में रीलोड नहीं होते। अगर मैं जब तक ब्राउजर देखो, जब भी मैं कोई कोड लिखता हूँ HTML CSS या जावास्क्रिप्ट का, मैं जब तक ब्राउजर पे जाके पेज रिफ्रेश नहीं करता मुझे वो चेंजेस नजर नहीं आते। वो रिफ्रेश क्यों करते हैं, रिफ्रेश इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राउजर पेज को रिफ्रेश करने पे आपका डॉम दोबारा से रीलोड करता है। क्या करता है, दोबारा से आपकी फाइल्स को पढ़ता है और दोबारा से एक नया डॉम क्रिएट करता है। हर दफा आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। इवन आप गो लाइव से भी करते हो ना, तो गो लाइव भी रिफ्रेश ही कर रहा होता है। गो लाइव भी अगर रिफ्रेश नहीं करेगा तो आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे। अब रिएक्ट है ना, रिएक्ट के अंदर अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, रिएक्ट के जरिए अगर आप कोई चेंजेस करते हो अपने यूआई के अंदर अपनी HTML या CSS में, तो रिएक्ट का पेज कभी रिफ्रेश नहीं होता और आपकी चेंजेस भी सेव हो जाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है सर, अगर डॉम बिना रीलोड हुए चेंजेस नहीं दिखाता तो बिना रिफ्रेश किए पेज कैसे आ रहा है। अच्छा यूट्यूब सबने देखा होगा। ठीक है। यूट्यूब अब तो नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो गया, पहले ये रिएक्ट पे बना हुआ था। फेसबुक भी पहले रिएक्ट पे बनी हुई थी। बात समझ आ रही है। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा, एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होगा, और आपको पता है जब नए पेज पे रिडायरेक्ट होता है तो आपका पेज दोबारा से रीलोड होता है ताकि उस पेज का डॉम लोड हो और आपके सामने आ जाए। अब देखना इसमें मैं करता हूं ऊपर रिफ्रेश वाले पे, जो आपका रिफ्रेश रीलोडर है उस पे देखना, क्या आपका रीलोडर घूमा, नहीं घूमा। यूट्यूब की अपनी लोडिंग चली। सर ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है सिंगल पेज एप्लीकेशन के जरिए। अब इसके पीछे सिनेरियो क्या है। ठीक है। देखो डॉम तो नहीं हट सकता, डॉम तो ब्राउजर में दिखाना जो चीजें हैं वो डॉम नहीं दिखानी है। अब रिएक्ट एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम। क्या कहते हैं, वर्चुअल डॉम। ठीक है। अब उसका भी एक आर्किटेक्चर है रिएक्ट फाइबर, लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी वर्चुअल डॉम पे रहते हैं। वर्चुअल डॉम क्या होता है, जब भी आप रिएक्ट के अंदर कोई इंटरफेस क्रिएट करते हो या यूआई क्रिएट करते हो, ठीक है, तो रिएक्ट की एप्लीकेशन जब आप रन करते हो तो रिएक्ट डायरेक्टली आपके डॉम में चेंजेस नहीं करता। रिएक्ट आपके डॉम में चेंजेस डायरेक्टली नहीं करता। आपने जो चीज या कंपोनेंट्स या जो HTML CSS उसमें लिखी है उसका एक वर्चुअल कॉपी डॉम बनाता है, जो कि साइज में बहुत छोटा होता है, मेमोरी भी कम कंज्यूम करता है। क्या करता है, एक कॉपी बनाता है डॉम की और उसके अंदर ये चेंजेस करता है। फिर क्या करता है, आपका जो वर्चुअल डॉम बना और आपका जो ओरिजिनल डॉम बना। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक H1 लगाया हुआ था, वो हमने रिलोड कर दिया, उसके नीचे मैंने एक और H3 लगाया। क्या लगाया, H3। अब जो आपका डॉम है ओरिजिनल डॉम उसमें सिर्फ H1 मौजूद था, लेकिन वर्चुअल डॉम में H3 भी बन गया। अब आपका वर्चुअल डॉम और आपका रियल डॉम एक जो है ना एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगे, क्या होंगे। और वर्चुअल डॉम क्या करेगा, बस जहां चेंज किया गया है, क्या किया गया है, जहां चेंज किया गया है, जैसे सिर्फ H3 ऐड हुआ है डॉम में, क्या ऐड हुआ है, सिर्फ H3, तो वही सिर्फ चेंज आपके ओरिजिनल डॉम में होगा, पूरा डॉम रीलोड नहीं होगा। ये आपके पास कॉन्सेप्ट कहलाता है रिकंसिलेशन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपका वर्चुअल डॉम ओरिजिनल डॉम से बार बार एक अपने आप को कंपेयर करता है और ओरिजिनल डॉम में बस वही नेसेसरी चेंजेस करता है जहां जहां ओरिजिनली चेंज करना है, पूरे डॉम में चेंजेस या पूरा डॉम रीलोड नहीं करता। ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। देखो एक छोटी सी चेंज, एक छोटा सा एलिमेंट ऐड होना नए डॉम में या पूरा डॉम दोबारा बनना, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पूरा डॉम बनने में। तो इससे आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन इसलिए फास्ट भी होती है।
आपने देखा होगा यूट्यूब फेसबुक इतने फास्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी हिस्ट्री। ये 2011 में बनाई गई थी और इसको फेसबुक ने बनाया था। अब जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो इसलिए कोई ना कोई इस दुनिया में चीज बनती है, बिना प्रॉब्लम के नहीं बनती। फेसबुक ने जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर न्यूज फीड, यानी कि जो स्क्रॉल हम लोग आजकल करते हैं पोस्ट वगैरह, वो इंट्रोड्यूस कराया था, और चैट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था फेसबुक में मैसेंजर का। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके पास वेब के ऊपर उन्होंने रिएक्ट इंट्रोड्यूस कराए थे। हम रिएक्ट करते हैं ना, हार्ट का रिएक्ट करते हैं, थम्स अप का रिएक्ट करते हैं पोस्ट वगैरह पे, रील्स वगैरह पे। तो उन्होंने रिएक्ट जो है ना इंट्रोड्यूस कराए थे। अब वो क्या होता था, आपके पास रिएक्ट होता था, एक यूजर ने रिएक्ट करा, अब जाहिर सी बात है यूआई में चेंज हुआ। अब यूआई में चेंज हुआ तो डॉम वेब का दोबारा लोड होगा। अब वो स्क्रॉल करते करते किसी पोस्ट पे उसने रिएक्ट करा, आपका डॉम दोबारा रीलोड होगा, वापस से टॉप पे पहुंच जाएगा। बात समझ आ रही है, मसला समझ आ रहा है। उन्होंने फिर सोचा कि किस तरह से पॉसिबल बनाया जाए कि कोई रिएक्ट करे, रिएक्ट हो भी जाए, डेटाबेस में हिट भी लग जाए, एपीआई की हिट भी लग जाए, एपीआई में आपके पास डेटा चला भी जाए, और पेज भी रिफ्रेश ना हो। जैसे चैट सिस्टम में वो चैट भेजते थे तो फिर से रिफ्रेश होती थी चैट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया, इसलिए इसका नाम रिएक्ट है, ठीक है। और अपने रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इंटरफेस की वजह से भी ये मशहूर है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो रिएक्ट इसलिए क्रिएट की गई थी। फिर रिएक्ट के बाद और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने लगे, ठीक है। अब लारावेल के अंदर भी आप इस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, आप डॉट नेट में भी बना सकते हो अब, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस रिकंसिलेशन के कॉन्सेप्ट से सर ये हुआ कि अब पेज रिफ्रेश नहीं होगा, और हम यूआई में चेंजेस कर पाएंगे, हम एपीआई भी हिट कर पाएंगे, हम अपना डेटा डेटाबेस में स्टोर भी कर पाएंगे, और हमारा पेज का भी रिफ्रेश, और पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्ट है, इसके अंदर किसी का कोई सवाल? ठीक है। तो अब रिएक्ट शुरू करते हैं। अब रिएक्ट का ना एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है जो उन्होंने क्रिएट किया है, और एक और चीज की, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और इसका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो इसके साथ कंट्रीब्यूट भी करना चाहे तो कर सकता है। जस्ट आप यहाँ पे अगर आके लिखोगे ना रिएक्ट गिटहब, तो आपको गिटहब पे रिएक्ट का कोड भी मिल जाएगा। फेसबुक ने रिएक्ट लाइब्रेरी को ओपन सोर्स रखा हुआ है, कोई भी इसका कोड डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, पूरा कंपाइलर्स, उसके स्क्रिप्ट्स, उसका सैंडबॉक्स, उसके पैकेजेस, हर चीज आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जो जो चीज ओपन सोर्स होती है उसका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है सर। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई सर हमने फोल्डर खोला, ओपन विद कोड किया और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। रिएक्ट को प्रोजेक्ट बनाने का एक तरीका है, ठीक है, और वो है आपके पास एनपीएम के थ्रू। किसके थ्रू? एनपीएम। अब सर ये एनपीएम क्या बोला है? एनपीएम की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। क्या फुल फॉर्म है? अब सर नोड क्या है? नोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि रन टाइम जावास्क्रिप्ट को चलाने में काम आता है। या बहुत आसान में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड होती है, यानी कि सिर्फ ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, लेकिन नोड जेएस के आने के बाद अब जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर भी रन किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? तो अब जावास्क्रिप्ट जो है वो फुल स्टैक जो ना टेक्नोलॉजी है। बात समझ आ रही है? अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी रन की जा सकती है और सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड पे कैसे रन करोगे? नोड के थ्रू। और क्लाइंट साइड पे कैसे रन करोगे? ब्राउजर के थ्रू। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब नोड पे रन करने के लिए नोड जेएस का होना जरूरी है। ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इसके बगैर आप नोड पैकेज मैनेजर को नहीं यूज कर सकते। नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपके जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और उसके पैकेजेस और उसके फ्रेमवर्क्स को मैनेज करता है। आपको जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप किसके थ्रू बनाओगे? नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। कोई फ्रेमवर्क बनाना है, आपको एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है एक्स वाई जेड जावास्क्रिप्ट का, तो आप किसके थ्रू करोगे? नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। और इस पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल भी करना है आपने, ये डायरेक्टली आपको आपके विंडोज में नहीं मिलेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है वेबसाइट पे, आपने लिखना है नोड जेएस डाउनलोड। क्या लिखोगे? नोड जेएस डाउनलोड। ये पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन वाला नोड डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने वो टर्म्स हटा दिए हैं। अगर आपके पास आए, एक आपके पास आ रहा होगा करंट, दो बटन आ रहे होंगे, पहले आते थे, खैर अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। एक आता है करंट डाउनलोड करूं, या एलटीएस। एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। करंट में ना बहुत ज्यादा बीटा अपडेट्स आती है, तो करंट वाला आपने नहीं करना, आपने एलटीएस यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला करना है। कौन सा करोगे? ठीक है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आपने विंडोज इंस्टॉलर डॉट एमएसआई पे डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लेना है। छोटा सा पैकेज है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, और आपने इसको रन करके इंस्टॉल कर लेना, बस सिंपल।
अभी तक किसी का कोई सवाल, कोई भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। नहीं हुए थे। देखो, जिसने सब्सक्राइब किया उसने हिट लगाई एपीआई पे। किसने लगाई? जिसने सब्सक्राइब किया उसने हिट लगाई, उसके यूआई अपडेट हुआ। मैं तो नहीं किया ना इंटेंशनली यूआई अपडेट। मैंने तो कोई इवेंट परफॉर्म नहीं किया, मैंने तो कोई यूआई अपडेट। रिफ्रेश तो करूंगा ना। एपीआई हिट दोबारा लगाने के लिए, डोमेन पे दोबारा लगाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखो, यूआई अपडेट उसकी होगी जो हिट लगाएगा, या जो कोई इवेंट परफॉर्म करेगा यूआई अपडेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है उसकी यूआई अपने आप अपडेट हो जाएगी। या तो आप उस पर टाइमर लगा सकते हो कि हर, यूट्यूब ये कर सकता है कि भाई आपके पास हर 5 मिनट बाद उसकी यूआई रीलोड हो जाए, या उसकी एपीआई हिट दोबारा लगे। ये तो ऐसा खुद से थोड़ी लगेगा जब तक कुछ किया ही नहीं तो। ठीक है। अब नोड जेएस हो चुका है डाउनलोड, इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद, वैसे इसमें होगा लेकिन फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है। तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने का सबसे पहला स्टेप है नोड जेएस को डाउनलोड करना। ठीक है। इसके बगैर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। यस पर क्लिक किया और आपके पास यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद मैं ये कैसे पता करूंगा कि मेरे सिस्टम में नोड डाउनलोड हो गया या नहीं? एनपीएम के कमांड से। नोड जेएस कह रहा हूँ, नोड पैकेज मैनेजर नहीं। ठीक है, तो आपके पास नोड जेएस हो चुका है डाउनलोड, मैंने फिनिश पर क्लिक किया। और आपके पास, अब आप कैसे चेक करोगे? आपने विंडोज का बटन दबाना है और आपने सीएमडी में आ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आपने यहाँ लिखना है नोड। क्या लिखोगे? बस नोड लिख के आप एंटर करोगे तो आपको ये बता देगा कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल है या नहीं, और कौन सा वर्जन है उसका। ठीक है। इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, दोबारा डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं। अब सर नोड बना लिया, अब बनाना है रिएक्ट का प्रोजेक्ट। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के जो टिपिकल दो तरीके हैं, एक तो रिएक्ट का अपना जो डेप्रिकेटेड तरीका है, क्रिएट रिएक्ट टैब से। किससे? क्रिएट रिएक्ट टैब से, जो कि डेप्रिकेट हो चुका है, यानी कि अब इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है। अब सर ये क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि अगर आप इस वे से रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये क्या करता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पैकेजेस, बहुत सारे एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स जिसकी मुझे नीड नहीं है उस प्रोजेक्ट में, वो भी इंस्टॉल कर देता है साथ में, जिससे मेरा प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो हम इस वे को अब यूज नहीं करते। इसके बरक्स आपके पास एक पैकेज बंडलर है, उसका नाम है VITE वीट। क्या नाम है? वीट। बेसिकली इसके थ्रू आप बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क है जिनका आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसके थ्रू आप लारावेल का भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, एनपीएम ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट को हैंडल नहीं करता। अगर जिन्होंने लारावेल 12 पढ़ी होगी और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी, अब एनपीएम जो है वो लारावेल और पीएचपी के पैकेजेस को भी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। तो एनपीएम एक ऐसा नोड पैकेज मैनेजर है जो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के पैकेजेस को मैनेज करता है। बात समझ आ गई? डिपेंडेंसी मैनेजर होता है ये। अब यहाँ पर मैंने वीट को ओपन किया सर। वीट को ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और इससे जानते हैं कि सर हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर एक कमांड नजर आएगी सर, एनपीएम की। अच्छा, ये और इन्होंने बाकी भी पैकेज मैनेजर्स दे दिए हुए, जैसे एनपीएम पैकेज मैनेजर है, इसी तरह एक पैकेज मैनेजर होता है यार्न नाम से। किस नाम से? यार्न। एक होता है पीएन एनपीएम। ठीक है। उसके बाद होता है बन। एक होता है डेनो। तो इन्होंने दिया हुआ है कि भाई आप जो भी पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हो, आप वीट का प्रोजेक्ट इन सब पैकेज मैनेजर से बना सकते हो। लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एनपीएम। तो हम एनपीएम की ही कमांड यूज करेंगे। हम एनपीएम की ही कमांड यूज करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? एनपीएम क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। इससे हम रिएक्ट का ऐप बना सकते हैं। बेसिकली आपको चॉइस देता है डिफरेंट, आपको फ्रेमवर्क दे रहा होगा, आपको जिस भी फ्रेमवर्क का बनाना हो आप, या लाइब्रेरी का बनाना हो, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब इसको चलाएंगे कहाँ?
आप जहां मर्जी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वहां इसको आप चला सकते हो, ठीक है। अब सी में आया, सी में आने के बाद मैंने टेकविज नाम से एक फोल्डर बनाया और मैं उसके अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस बार के अंदर आके सीएमडी टाइप करना है। क्या टाइप करोगे? सीएमडी। और आपने सीएमडी को, अब इससे क्या होता है कि आपका जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर है वो ओपन हो जाता है इस पाथ के साथ, ठीक है। ये कमांड हमने यहाँ चलानी है। कौन सी कमांड चलाएंगे? एनपीएम भाई नोड पैकेज मैनेजर, क्या करो, क्या करो, क्रिएट करो, क्या करो, क्रिएट करो वीट का प्रोजेक्ट और लेटेस्ट वाला। कौन सा? लेटेस्ट वाला। इधर आप डायरेक्ट आगे प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, जो हमें वीट कह रहा है हम वो करते हैं। मैंने कहा नोट पैकेज मैनेजर क्रिएट करो वीट का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा करेगा मेक श्योर आपका इंटरनेट चल रहा हो। अब आपसे पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी अपने फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया माई फर्स्ट ऐप। क्या रख दिया? ठीक है। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद पैकेज नेम पूछ रहा है, इसको आप बस टैप करके जो ये पैकेज नेम कह रहा है फोल्डर के नाम से ये आप डाउनलोड कर लो। अब देखो, अब आपको फ्रेमवर्क की चॉइसेस दे रहा है। वनीला का बनाना है, व्यू जेएस का बनाना है, रिएक्ट का बनाना है, पी रिएक्ट का बनाना है, लिट स्वेटल सॉलिड, ये देखो एंगुलर का भी दे रहा है। यानी कि वीट के जरिए आप डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे किसे? यूजिंग हम एरो कीज, ठीक है। इसमें माउस नहीं चलेगा। रिएक्ट पे आए, हमने एंटर किया। अब पूछ रहे हैं रिएक्ट के साथ लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट यूज करोगे? हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट पे आए और हमने एंटर किया, प्रोजेक्ट बन गया सर। यही अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से करोगे ना तो आप बैठे रह जाओगे आधे पौने घंटे के लिए, वो इतनी लोडिंग करेगा, इतनी लोडिंग करेगा कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, डन के बाद क्या कह रहा है? नाउ रन। क्या कह रहा है? नाउ रन cd माय फर्स्ट ऐप। अब cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ये लिनक्स कमांड है। बेसिकली अभी मैं कहाँ कहाँ पर हूँ? टेकविस के फोल्डर के अंदर हूँ। किसमें हूँ? टेकविस के फोल्डर के अंदर हूँ। और जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है टेकविस के अंदर भी माय फर्स्ट ऐप में रखा हुआ है प्रोजेक्ट। कहाँ रखा हुआ है? माय फर्स्ट ऐप के अंदर। तो अगर आपको किसी फोल्डर से आगे मूव करना है, ये फोल्डर टेकविस है, इसके अंदर भी एक फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है? माय फर्स्ट ऐप। मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे डायरेक्टरी को क्या करना है? चेंज। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीडी और अपने फोल्डर का नाम माय फर्स्ट ऐप। एंटर किया, देखो पाथ बदल गया। अब वो टेकविस के अंदर से भी कहा गया, माय फर्स्ट ऐप के अंदर आ गया। अब वो अगला क्या कह रहा है? यहां पर आपने चलाना है एनपीएम इंस्टॉल। क्या चलाना है? एनपीएम इंस्टॉल। अच्छा, इस ये चलाने से पहले इसको अभी हम नहीं चला रहे, ठीक है। इन दोनों कमांड्स को अभी इसको हटा देते हैं। अब हम चलते हैं जरा अपने फोल्डर के अंदर और इसको हम अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सर ये क्या है, ठीक है। अभी फोल्डर स्ट्रक्चर से नहीं घबराना, आसान है, समझेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता। इसमें बहुत सारी फाइल्स है तो हम यूज भी नहीं कर रहे होंगे। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलता है एक सर्वर पर। क्या चलता है? सर्वर पर। आप गो लाइव करते हो ना तो आपकी आईपी पे एक लोकल सर्वर बनता है, वहां पर आपकी एचटीएमएल फाइल रन हो रही होती है। ये जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर पर है उसके अंदर अपाची को हम एज अ सर्वर यूज कर रहे होते हैं पीएचपी को रन करने के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी कहाँ चलता है? सर्वर पर। इसको ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो एचटीएमएल की फाइल है इसको खोलूंगा, F5 दबाऊंगा या गो लाइव करूंगा मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। बात समझ आ रही? अब सर्वर को चलाने के लिए कुछ पैकेजेस की नीड है। क्या देखते हैं सर पहले कि इसको चलाया क्या जा सकता है? इसको आप नॉर्मल अपनी फाइल्स की तरह रन नहीं कर सकते। इसको रन करने का एक तरीका है। अब वो तरीका आपको कहां से मिलेगा? वो तरीका आपको मिलेगा पैकेज डॉट जेसन से। कहां मिलेगा? ठीक है। अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपके प्रोजेक्ट का देखो नाम आ रहा है, प्राइवेट है, ट्रू है, वर्जन क्या है, टाइप मॉड्यूल। देखो, टाइप मॉड्यूल का मतलब है इसके अंदर मैं जो भी जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह होगी। किस तरह होगी? यानी कि इसमें जितनी भी जावास्क्रिप्ट है वो मॉड्यूल टाइप की होगी, ध्यान है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है स्क्रिप्ट्स का। ये बेसिकली स्क्रिप्ट ही इन चीजों के लिए काम आती है। आपको एप्लीकेशन को रन करना है, टेस्ट करना है, रोकना है, वगैरह वगैरह जो भी करना है वो आप किससे कर रहे हो? तो स्क्रिप्ट से कर रहे हो। तो किससे कर रहे हो? तो स्क्रिप्ट से। अब यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एक स्क्रिप्ट है डेव नाम से। किस नाम से? उसकी वैल्यू क्या है? वीट, ठीक है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। किस चीज के लिए? ठीक है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं डेव। क्या यूज करते हैं? अगर आप वीट से प्रोजेक्ट बनाते हो, किससे बनाते हो? वीट से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस प्रोजेक्ट की बिल्ड निकालनी है, अच्छा फॉर एग्जांपल आप HTML CSS से प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसके अंदर आप क्या करते हो? आपने नेटलीफाई पे वही प्रोजेक्ट उठा के डायरेक्ट सोर्स कोड होस्ट कर दिया होगा। लेकिन रिएक्ट की ऐप ऐसे नहीं होता कि जो आप बना रहे हो ये आपने एज इट इज इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, लाइव कर दिया इसको। इस पूरे प्रोजेक्ट की बिल्ड निकलती है। क्या निकलती है? बिल्ड, जिसमें सिर्फ वो फाइल्स होती हैं जो यूजर को दिखानी है, जो क्लाइंट पे जाएंगी। बेसिकली वो बिल्ड हम लाइव करते हैं। वो हम बिल्ड किससे निकालते हैं? एनपीएम रन बिल्ड से, मतलब बिल्ड की स्क्रिप्ट से। किससे निकालते हैं?
बिल्ड की स्क्रिप्ट से लिंटिंग या प्रीव्यू को भी छोड़ दो, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि सर अगर आपको प्रोजेक्ट रन करना है तो मैं कौन सी स्क्रिप्ट यूज करूंगा, डेव की। किसकी? डेव की। अच्छा, डेव एक स्क्रिप्ट है और ये पैकेज मैनेजर से ही चलेगी। किससे चलेगी? और हमारा पैकेज मैनेजर कौन सा है? एनपीएम है। कौन है? तो अब यहाँ पर आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है। क्या ओपन कर लोगे? और टर्मिनल में भी आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ देखो गिट बैश खुला हुआ है, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है एनपीएम, भाई नोड पैकेज मैनेजर आओ और रन करो, चलाओ। क्या चलाओ? डेव की स्क्रिप्ट चलाओ। क्या चलाओ? डेव की स्क्रिप्ट चलाने का मतलब है कि प्रोजेक्ट को क्या करो, एक सर्वर पर रन करो। मैंने आप पर लगाया डेव। अब देखो यहाँ पर मिलेगा हमें एरर। क्या मिल रहा है? वीट इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट्स हैं या जो वीट है, इसको चलने के लिए कुछ पैकेजेस की नीड है। किसकी नीड है? पैकेजेस की। और वो पैकेजेस अभी आपके प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके प्रोजेक्ट में जो जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, तो आप नोड पैकेज मैनेजर को बुलाओगे और बोलोगे सारे पैकेजेस क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। क्या कर दो? इंस्टॉल। भाई मैंने बोला एनपीएम को नोड पैकेज मैनेजर कर दो इंस्टॉल, बस इतना लिख दोगे ना, वो खुद समझ जाएगा कि भाई क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो खुद देख लेगा प्रोजेक्ट के अंदर। बात समझ आ रही है? तो आपने जब प्रोजेक्ट बना लोगे तो सबसे पहले ये चलाना है। ये बताने का, चलाने का मकसद था कि ऐसा नहीं आप डायरेक्ट चलाने लग जाओ और बोलो एरर आ रहा है। अगर आप npm इंस्टॉल नहीं चलाओगे तो आपकी रिएक्ट की ऐप रन, आपकी कोई भी पैकेज या कोई भी फाइल रन नहीं होगी जब तक पैकेजेस इसमें, या नोड मॉड्यूल्स जिसे हम कहते हैं बेसिकली, जो रिएक्ट के पैकेजेस होते हैं उसे हम नोड मॉड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड मॉड्यूल। अब यहाँ पर मैंने चलाया npm इंस्टॉल। अब npm क्या करेगा, पूरे प्रोजेक्ट को देखेगा, भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सा पैकेज यूज हो रहा है, रिएक्ट का पैकेज यूज हो रहा है, वीट का पैकेज यूज हो रहा है, उन सबको इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में रख देगा। मेक श्योर आपका इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, लेकिन हो जाएगा। किसी का यहाँ तक कोई सवाल, कुछ भी एक्स वाई जेड सवाल है, पूछ सकते हो। नहीं है सवाल? सबको समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास 33 पैकेजेस देखो इसने इंस्टॉल कर दिया जो मिसिंग थे मेरे प्रोजेक्ट से। और यहाँ एक एक्स्ट्रा फोल्डर आ चुका है जिसका नाम क्या है? बेसिकली आपके रिएक्ट के जितने भी पैकेजेस होंगे वो किस में मिलेंगे आपको? ये फोल्डर इतना बड़ा होता है कि पूरे प्रोजेक्ट से भी बड़ा होता है। ये देख रहे हो? नजर आ रहा है? इसलिए अब ये जो क्रिएट रिएक्ट टैब वाली कमांड है ना, वीट के बजाय अगर मैं क्रिएट रिएक्ट टैब से बनाता हूं तो वो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स ऐसे ऐसे इंस्टॉल कर देता है जिसकी मुझे नीड भी नहीं है। जबकि अगर मैं वीट से बना के इंस्टॉल करूंगा तो सिर्फ वही पैकेजेस इंस्टॉल होंगे जिसकी अभी नीड है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां पर ये हो चुका है। ये होने के बाद सर अब हमें चलाना है क्या? अब हमें प्रोजेक्ट रन करना है। प्रोजेक्ट रन करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट है? डेव की। कौन सी स्क्रिप्ट है? और वो कौन चलाएगा? एनपीएम चलाएगा। मैं बोलूंगा नोड पैकेज मैनेजर इधर आओ और रन करो। क्या रन करो? डेव, यानी कि इस प्रोजेक्ट को रन करो। कैसे? इस प्रोजेक्ट को जैसे ही मैंने किया तो आपके पास देखो एक लोकल होस्ट बन गया जिसकी पोर्ट क्या है? 5173। इसके ऊपर आपका रिएक्ट का ऐप रन हो रहा है। आप इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करो या इसको कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करोगे तो आपको रिएक्ट का प्रीव्यू नजर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक किया, आपके पास ब्राउजर ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखो आपकी वीट और रिएक्ट की ऐप नजर आ रही है। बेसिकली एक टेम्पलेट है जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट बना के दिया हुआ है आपको। देख रहे हैं? ये है आपके पास रिएक्ट ऐप। तो हमने पहला रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना सीखा यूजिंग वीट बंडलर। ठीक है, वीट क्या करता है? डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज और पैकेजेस को या फ्रेमवर्क्स को इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करता है और उन्हें मैनेज भी कर रहा होता है। ठीक है, और उनको मैनेज कौन कर रहा होता है? एनपीएम, नोड का पैकेज मैनेजर। ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो इन्होंने एक वीट नाम, ये वीट का लोगो है बेसिकली और ये रिएक्ट का लोगो है, एटम वाला। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस का लोगो है और ये वीट का लोगो है। वीट प्लस रिएक्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पर एक बटन है काउंट इज जीरो लिखा हुआ है, देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या आपका पेज रिलोड हुआ? मैं फिर क्लिक करता हूँ, यूआई चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। अच्छा, नीचे एक लाइन लिखी हुई है एडिट सोर्स, एक फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल है ऐप डॉट जेएसएक्स करके। कौन सी फाइल है? ऐप डॉट जेएसएक्स करके। वो कह रहा है एडिट करो ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल एंड सेव टू टेस्ट द रिजल्ट। ठीक है, अब कह रहे हैं क्लिक ऑन द वीट लोगो रिएक्ट लोगो टू लर्न मोर। ठीक है, मतलब कि अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओगे और ज्यादा सीखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा फोल्डर में। अब समझते हैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर। सर ये जो बलाएं आपने साइड में रखी है ये क्या चीज है?
नोड मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया, आपको इसको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका ताल्लुक ही नहीं होगा। वैसे इसमें क्या होंगे, जो आप पैकेजेस, एक्सटर्नल पैकेजेस जो आप अपनी लाइब्रेरी रिएक्ट के साथ यूज कर रहे हो, वो कहाँ इंस्टॉल हो रहे होंगे, आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास पब्लिक का फोल्डर। कौन सा आता है? पब्लिक के फोल्डर में हम रखते हैं स्टैटिक फाइल्स। क्या रखते हैं? स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल से मुरादे हम अपने एसेट्स रखते हैं, एसेट से मुरादे हम अपनी पिक्चर्स रख सकते हैं। बेसिकली पब्लिक के फोल्डर के अंदर वो चीजें रखोगे जो आप यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो। कौन सी चीजें रखोगे? बहुत आसान जबान में, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर में वो चीजें रखी जाएंगी जो यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो, वो इंस्पेक्ट में घुस जाए तो उससे चीज मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पब्लिक खोलते हैं तो यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक एसवीजी रखी हुई है वीट नाम से। बेसिकली ये लोगो है वीट का, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कहाँ रखा हुआ है इन्होंने? पब्लिक में। इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस या जो स्टैटिक स्टैटिक फाइल्स होती हैं जिसको यूजर को प्रोवाइड करने से आप पे फर्क नहीं पड़ता, वो आप कहाँ रखोगे? पब्लिक में, जो आप पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हो, ठीक है। या आप पब्लिक फोल्डर में रखोगे। उसके बाद आता है सर एसआरसी का फोल्डर। अच्छा, एसआरसी के फोल्डर से पहले नीचे देख लेते हैं। यहाँ आ रही है गिट इग्नोर। अब गिट आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी ये अलग बात है, लेकिन जब आप गिट पे कोई चीज भेज रहे होते हो, गिटअप पे आप कोई चीज पोस्ट कर रहे होते हो, या गिटअप पे आप कोई चीज कमिट या ऐड कर रहे होते हो, तो जो फोल्डर्स और फाइल्स आप चाहते हो इग्नोर हो जाए, क्या हो जाए? इग्नोर हो जाए, गिटअप पर अपलोड ना हो, तो आप उनके नाम यहाँ लिख दो। तो जैसे इन्होंने नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ऐड कर रखा है, अगर मैं गिटअप पर ये सोर्स कोड रिएक्ट का अपलोड करता हूं तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर गिटअप में नहीं जाएगा। ये कहलाती है गिट इग्नोर की फाइल। कि अगर आप गिट के थ्रू गिटअप पर अपना कोड रखवा रहे हो, तो आप कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स को चाहते हो कि गिट इग्नोर करे, उसे लेके ना जाए, वो हम कहाँ मेंशन करते हैं? गिट इग्नोर में। तो इन्होंने पहले से डिफाइन की हुई, जैसे वीएस कोड का फोल्डर अगर हो, इस तरह के फोल्डर्स वगैरह हो, तो आप यहाँ पर उनको नहीं लेके जाओगे गिट पे। ये गिट इग्नोर की फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। इसके अंदर मैंने आपको बताया जो डिपेंडेंसीज, नेम, स्क्रिप्ट्स। अब देखो डिपेंडेंसीज का मतलब है कि वो पैकेजेस जिन पर आपका रिएक्ट का ऐप डिपेंड करता है, वो पैकेजेस खुद रिएक्ट है। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब होता है? डिपेंड करना, ठीक है। उर्दू में क्या कहेंगे? खैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेवलपर डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। वीट इसमें आ जाता है, ग्लोबल्स, ईएस लिंटिंग के आ जाते हैं। ये सब जानना भी आपको नेसेसरी नहीं। बस इतना जान लो कि जितने भी पैकेजेस होते हैं उनके वर्जन्स वगैरह इसके अंदर डिफाइन होते हैं। डन हो गया? अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो पैकेज नहीं चलेगा फिर। बात समझ आएगी? इस फाइल को आपने कभी रिमूव। अच्छा, इसी के बरक्स आपकी एक फाइल होती है पैकेज लॉग डॉट जेसन, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने। इसके अंदर और ज्यादा डिटेल के अंदर इंटीग्रिटी, लाइसेंसिंग वगैरह, इंजन नोड का हर चीज इसमें डिफाइंड होता है, ठीक है। इससे भी आपका ताल्लुक नहीं है। मतलब देखो कितनी चीजें, ना नोड मॉड्यूल से अपना ताल्लुक है, ना भी फिलहाल गोड इग्नोर गिट इग्नोर से ताल्लुक है, ना ईएस लिंट की फाइल से ताल्लुक है, ना पैकेज जेसन लॉग से, ना पैकेज जेसन से। सर अभी तक ताल्लुक ही नहीं है, प्रोजेक्ट बनाएंगे कहाँ? देखते हैं। उसके बाद आती है रीडमी फाइल। रीडमी फाइल ये भी गिटअप के लिए होती है, तो इन्होंने गिटअप पाया। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को प्रोजेक्ट शेयर करो और उसके अंदर आप कोई नोट्स वगैरह लिख के या कोई कमेंट्स वगैरह लिख के देना चाहते हो, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट, तो आप रीडमी फाइल के अंदर कर सकते हो। कोई भी आपकी रीडमी फाइल खोलेगा, उसे पढ़ेगा और आपका प्रोजेक्ट समझ जाएगा, ठीक है। ये रीडमी फाइल कहलाती है। उसके बाद आपके पास वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसको तो बिल्कुल भी रिमूव मत कर देना कोड को, या डिलीट मत कर देना। वीट कॉन्फ़िग होगी जब भी प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। वीट की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। अब सर इन सब फाइलों से अभी तक ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ आपको एक फाइल नजर आ रही है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ। अब यहाँ देखो, ये बेसिकली आपका एंड पॉइंट है एप्लीकेशन का। क्या है? एंड पॉइंट है। ये वो एंड पॉइंट है जहां पर आखिर में आके आपको सब कुछ दिखता है। मतलब कि यही एचटीएमएल की फाइल आपके रिएक्ट के पेज पर या एप्लीकेशन में चल रही होती है। देखो कितनी फाइल्स हैं? एक ही, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रिएक्ट में एचटीएमएल की फाइल एक ही है जिसपे पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेंडर होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको नॉर्मल सी बॉयलर प्लेट नजर आ रही होगी जो हम लगा रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक डिव नजर आ रहा है जिसकी आईडी क्या है? रूट है। और उसके नीचे आपको एक स्क्रिप्ट सोर्स लगी हुई जिसकी टाइप क्या है? मॉड्यूल। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। यानी कि इसमें जो जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हुई हुई है, वो किस टाइप की है? मॉड्यूल टाइप की। यानी उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा होगा, सिंपल। फंक्शंस क्या हो रहे होंगे? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। और इन्होंने सोर्स दिया हुआ है, देखो कहाँ की सोर्स दी हुई है भाई? एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक फाइल है मेन डॉट जैसे। अच्छा सर, खोलते ही फाइल है क्या, देखते हैं, ठीक है। हमने सोर्स को खोला और देखो सोर्स के अंदर आपके पास एक एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर आपके पास रखा हुआ है रिएक्ट डॉट एसवीजी का फोल्डर, ठीक है। इसको भी कर देते हैं डिलीट। हमारे से ताल्लुक, मुझे रिएक्ट का लोगो चाहिए ही नहीं,
ठीक है। अच्छा, पब्लिक के अंदर भी वीट की एसवीजी मुझे नहीं चाहिए, उड़ा दी, ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब एसआरसी के अंदर आपको चार फाइल्स दिख रही हैं, एक मेन डॉट जेएसएक्स, इंडेक्स डॉट सीएसएस, ऐप डॉट जेएसएक्स, ऐप डॉट सीएसएस। अब आप सोच रहे होगे सर ये जेएसएक्स क्या है? ऐसा ही है, किस किस को पता है जेएसएक्स का? किसी को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये होती जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्योंकि इसमें जेएस आ रहा है, बस एक एक्स्ट्रा लेटर लगा हुआ है एक्स। जेएसएक्स का मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। क्या फुल फॉर्म है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। बेसिकली ये एक रिएक्ट की एक स्पेशल एक्सटेंशन है फाइल की, जिसमें क्या होता है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली एचटीएमएल लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डायरेक्टली एचटीएमएल लिख सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल एचटीएमएल नहीं होती। अभी समझाता हूं, अगर समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं मेन डॉट जेएसएक्स को खोलता हूं, और यहां पर देखो, अभी तो आपको कोई एचटीएमएल नजर नहीं आ रही। मेन डॉट जेएसएक्स में देखो क्या हो रहा है। मेन डॉट जेएसएक्स में इन्होंने एक फंक्शन इंपोर्ट करा रखा है। अब ये फंक्शन है, लेकिन इसको कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर फंक्शंस को कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। दूसरे फंक्शंस भी बनते हैं जो नॉर्मल वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप क्या समझोगे कि रिएक्ट में फंक्शंस को क्या कहते हैं? सर, इंपोर्ट हो रहा है क्या, एक स्ट्रिक्ट मोड का फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है। क्या इंपोर्ट हो रहा है? स्ट्रिक्ट मोड का। कहाँ से? रिएक्ट में से। किस में से? रिएक्ट में से। ये पैकेज पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन और इंपोर्ट हो रहा है, कंपोनेंट, उसका नाम क्या है? क्रिएट रूट। ठीक है। वो आपके पास इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट डॉम का कोई पैकेज है, उसमें एक फाइल है क्लाइंट, उसमें से इंपोर्ट हो रहा है। फिर आपके पास इंपोर्ट हो रही है सीएसएस। अब सर ये क्या हो गया, हम तो सीएसएस के लिए लिंक लगाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और बात समझनी है कि आप अब सीएसएस लिंक के जरिए नहीं लगाओगे, आप लगाओगे मॉड्यूल सीएसएस। जैसे मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह आप सीएसएस को आप इंपोर्ट करोगे, उसका लिंक नहीं लगाओगे। बात समझ आ रही है? जहां पर भी आप एचटीएमएल लिख रहे होगे और उस एचटीएमएल का ताल्लुक किसी सीएसएस की फाइल से है, तो उसे आप इस तरह से इंपोर्ट करोगे। जैसे आपने क्या करना है, इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना है, सिंगल कोटेशन लगाओगे और उसमें सीएसएस की फाइल का लिंक दे दोगे, यानी कि सीएसएस की फाइल इसमें यूज हो रही। कौन सी? इंडेक्स डॉट सीएसएस। ये देखो यहाँ पर सीएसएस कर रखी है इन्होंने। बात समझ आ रही है? नॉर्मल जैसे सीएसएस की फाइल है वैसे ही बनी हुई है। अच्छा, मेन डॉट जेएसएक्स में वापस आते हैं। अब इन्होंने एक फंक्शन और इंपोर्ट कर रखा है ऐप नाम से। कहां से? ऐप नाम से, जो कि इसी इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है, जिस फाइल का नाम है ऐप डॉट जेएसएक्स। और देखो, अब देखो, क्रिएट रूट इन्होंने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अभी क्रिएट रूट के साथ क्या करें, क्रिएट रूट एक फंक्शन है, उसके अंदर इन्होंने आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक स्टेटमेंट पास की हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको पता ही क्या करता है, एक ऐसा एलिमेंट गेट करके लाएगा जिसकी आईडी क्या है, रूट है, और वो कहाँ रखा हुआ है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और इस मेन डॉट जेएसएक्स को वहां लिंक कर रखा है, तो इसका मतलब है मैं रूट डिव को एक्सेस कर सकता हूं। देखो, ये किसको एक्सेस कर रहा है, इस डिव को एक्सेस कर रहा है। किसको? डिव को। इसने पूरा डिव एक्सेस कर लिया। उस डिव को एक्सेस करने के बाद उसके ऊपर एक फंक्शन रन हो रहा है, जिसका नाम है रेंडर। रेंडर का मतलब है एग्जीक्यूट कर देना या प्रिंट कर देना। रेंडर का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट कर देना, प्रिंट कर देना, चला देना। ठीक है। जब आप अपनी HTML CSS ब्राउजर पे चलाते हो, तो आपकी जो CSS और HTML है वो ब्राउजर पे रेंडर होती है। क्या बोलेंगे उसको? रेंडर होती है। तो ये क्या कर रहा है, एक डिव रूट के ऊपर, यानी इस डिव के अंदर रेंडर करवा रहा है। क्या रेंडर करवा रहा है? स्ट्रिक्ट मोड को छोड़ दो, स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया, हमारे इससे ताल्लुक नहीं है। इसको हटा दो, कोई फर्क अभी फिलहाल के लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक अच्छा इंपैक्ट होता है, अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं किसे? एक ऐप नाम का टैग बना हुआ है सर। क्या बना हुआ है? एक टैग ना बना, बेसिकली ये ऐप नाम का टैग नहीं, ये वो फंक्शन है जो ऐप डॉट जेएसएक्स में बना हुआ है। ये वो फंक्शन है जो ऐप डॉट जेएसएक्स में बना हुआ है, यानी कि एक फंक्शन होगा। आओ चेक करते हैं सर, क्या ये एक फंक्शन है ऐप डॉट जेएसएक्स? ये रही। अब इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद यहाँ पर देखो एक फंक्शन बना हुआ है ऐप नाम से। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर ये इतना कुछ लिखा हुआ है फजूल के अंदर, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई, खाली कर दिया फंक्शन। अच्छा, अब ये यूज स्टेट क्या है सर, ये हम यूज नहीं कर रहे। रिएक्ट का लोगो मैं डिलीट कर चुका, तो उसकी भी इंपोर्ट यहाँ से मैं हटा दूंगा। डिलीट कर दिया ना रिएक्ट का लोगो, तो अब यूज नहीं कर सकता ना इंपोर्ट, इसको भी हटा दिया। वीट का लोगो भी मैंने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, हटा देते हैं इसको। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक एक फंक्शन। ऐसे ही तो लास्ट क्लास में सीखा था, एक फंक्शन बनाया था और उसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था, किया था। अब देखो,
ये आपका एंट्री पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये एंट्री पॉइंट है। बेसिकली जितनी भी ऐप होगी वो यहाँ रेंडर होगी, और ये खुद रेंडर होगा मेन डॉट जेएसएक्स में, और मेन डॉट जेएसएक्स इसको रेंडर करेगी किसमें? देखो, एक फंक्शन है ऐप, इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा ना वो जाके रेंडर होगा आपके डिव रूट पे। कहाँ रेंडर होगा? डिव रूट पे। मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स में जो कुछ लिखा जाएगा वो सीधा सीधा कहाँ जाके प्रिंट होगा? डिव रूट के अंदर। और डिव रूट कहाँ रखा हुआ है? और वो कहाँ चल रही है आपके पास? फाइल ये चल रही। अब वो सब हटा दिया मैंने, तो आपके पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब कुछ भी आपके पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिकली ऐप डॉट जेएसएक्स से ही सब कुछ आ रहा था। ये जो आपके पास ये कोड लिखा हुआ था ना, ये जितना भी देखो यहाँ पर आपके पास वीट का लोगो लगा हुआ है, ये रहा, लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास देखो वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ आ रहा था स्क्रीन पे। यानी कि ये सारा कुछ कहां से जा रहा है? ऐप डॉट जेएसएक्स से। ऐप डॉट जेएसएक्स से कहा जा रहा है? मेन डॉट जेएसएक्स में। इसको इंपोर्ट कहाँ करा रहा हूँ? मेन डॉट जेएसएक्स में। और इसको यहाँ पर रेंडर कराया। ये समझाऊंगा ये टैग वगैरह क्या है, ये हम अगली क्लास के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि फंक्शन कॉल हो रहा है। कहाँ कॉल हो रहा है? डिव रूट पे। कहाँ रेंडर हो रहा है? डिव रूट पे। यानी डिव रूट पे रेंडर हो रहा है, इसका मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स में जो कुछ लिखा होगा वो इस डिव रूट के अंदर आके शो हो जाएगा। और इसके अंदर जो वीट प्लस लिखा हुआ है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है? फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट एसेट स्लैश रिएक्ट डॉट एसवीजी। अब हमने ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर वीट डॉट लोगो को यूज किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम वीट के लोगो को और रिएक्ट के लोगो को इंपोर्ट करा रहे हैं जो हम डिलीट कर चुके हैं। तो वो कह रहा है कि आपको मिल नहीं रहा, हमने डिलीट कर दिया था ना। ठीक है, तो अब इसको मिल नहीं रहा, तो इसलिए इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। एक काम करते हैं, ये पूरा ही हटा दिया। देखिए, ऐप नाम का फंक्शन बनाना है ना सर, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ऐप नाम का, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और इसको क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। डन हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट का हो रहा है? मेन डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट हो रहा है। और कहाँ रेंडर हो रहा है? डिव रूट पे, यानी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। ये बेसिकली एक साइकिल है। ऐप से डेटा जाता है मेन डॉट जेएसएक्स में, और मेन डॉट जेएसएक्स से जाता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के डिव रूट के अंदर। हाँ, रिवर्स प्रोसेस नहीं, नहीं, ये होता है यूनी डायरेक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाती है, डिक्लेरेटिव मेथड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ऐप डॉट जेएसएक्स में जो भी लिखूंगा वो कहाँ चला जाएगा? अच्छा, आपने बोला कि सर ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ वो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, लेकिन जेएसएक्स एक ऐसी एक्सटेंशन है, आपने बोला कि जिसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एचटीएमएल को लिख सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ मैं फंक्शंस के अंदर कर सकता हूँ। किसमें कर सकता हूँ? फंक्शंस के अंदर कर सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर एचटीएमएल लिखूंगा कैसे? जबकि अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल सोचो, तो आपको एचटीएमएल को प्रिंट कराने के लिए आपको एक डिव होना चाहिए था, उसको आप एक्सेस करते थे, उसकी इनर एचटीएमएल में आप एचटीएमएल रखवाते थे। क्या? इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी, यानी वहां पे भी जावास्क्रिप्ट यूज करके कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज नहीं करना, मुझे इनर एचटीएमएल नहीं यूज करना, कैसे करेंगे? आपको कभी भी कोई भी फाइल के अंदर, जेएसएक्स की फाइल के अंदर फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर आपने एक फंक्शन लगाना है रिटर्न। क्या लगाओगे? रिटर्न। और रिटर्न का फंक्शन है ये, क्या है? फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट लगाने और एंटर करना है। आप इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी एचटीएमएल का टैग चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो। लिख के देखें? सर हम यहाँ पर एक H1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? H1। और इसमें मैं लिख देता हूँ एप टैग। क्या लिख देता हूँ? एप टैग। आओ चेक करते हैं हमारे पास शो होगा। हो गया शो? तो आप देखो कि मैंने, देखो, आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल, जेएसएक्स की फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन है, उसके अंदर अगर आपको एचटीएमएल सेंड करवानी है, क्या करवानी है? एचटीएमएल लिखनी है डायरेक्ट, तो बिना रिटर्न के आप नहीं लिख सकते। जब भी आपको एचटीएमएल लिखनी है, आप कैसे लिखोगे? रिटर्न फंक्शन के थ्रू। आपने क्या करना है? रिटर्न फंक्शन लगाना है, और उसके बीच में आप जो भी एचटीएमएल चाहो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। आपको कोई इनर एचटीएमएल करने की जरूरत नहीं, आपको कोई गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये कहलाता है जेएसएक्स का सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट और मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है, उसको आप जावास्क्रिप्ट के साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और यूआई प्रोवाइड करता है, और कोड भी आपका आसान कर देता है रिएक्ट। बात समझ आ रही? अब देखो, मैंने इस फंक्शन ऐप के अंदर रिटर्न कराया एक H1, और इसे एक्सपोर्ट करा दिया। एक्सपोर्ट कराया मेन डॉट जेएसएक्स में, क्या कराया? इंपोर्ट कराया। और मैंने जो डिव रूट था उसे गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उस पर रेंडर कराया। किसको? ऐप को। अच्छा, नॉर्मल, अब आप कहोगे सर ये फंक्शन है, आपने इसको रन नहीं किया, कॉल नहीं किया। हमने लास्ट क्लास में देखा था फंक्शन बनाते उसे कॉल करते हैं। अब कॉल करने का तरीका क्या है? ऐप लिख के इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगाएंगे।
लेकिन रिएक्ट के अंदर बेसिकली कंपोनेंट है, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए रिएक्ट में फंक्शन को कॉल करने का तरीका है इस तरह से, हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाते हैं उसका, हम इस तरह से खोलते हैं टैग एक, और ठीक है उसके अंदर हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, बैक स्लैश लगाते हैं और इस तरह से बंद कर देते हैं। ये आपके पास फंक्शन कॉल करने का तरीका है किसमें, रिएक्ट में। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, डिव रूट के ऊपर कॉल करा रहा हूँ किस फंक्शन को, ऐप फंक्शन को, जो कि मैंने इंपोर्ट करा है कहां से, कहां से इंपोर्ट किया है, ऐप डॉट जेएसएक्स से। ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या किया है, एक फंक्शन बनाया ऐप नाम का, वो रिटर्न करता है क्या, एक H1, जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं अगर ये इंडेक्स डॉट सी एस एस हटा दूं तो ये सारी स्टाइल आपकी हट जाएगी, है ना क्या। अब आपका सब कुछ सिंपल हो गया, जो स्टाइलिंग आ रही थी वो ग्रे कलर आ रहा था और सेंटर में आ रहा था, वो सब रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ से इंपोर्ट हटा दी, इंपोर्ट हो रही थी इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी इंपोर्ट हटा दी, तो देखो आपके पास ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स डॉट सी एस एस मेरे काम के लिए से डिलीट कर दिया, ऐप डॉट सी एस एस भी मेरे पास काम के लिए से डिलीट कर दिया। देखो कितना क्लीन हो गया हमारा आर्किटेक्चर, बात समझ आ रही है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये फ्लो समझ आ गया ना कि किस तरह से ऐप से डेटा मेन में जा रहा है, मेन से कैसे रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो आगे की चीजें आपके लिए आसान होंगी। ठीक है। इसमें किसी का कोई सवाल। ठीक है। आप जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाओगे, ठीक है, अब इसके अंदर ना आप जैसे अबाउट की फाइल बनाते थे अबाउट डॉट एच टी एम एल, तो अब आप अबाउट डॉट एच टी एम एल नहीं बनाओगे, आप बनाओगे अबाउट डॉट जी एस एक्स। क्या बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ और एच टी एम एल भी। ठीक है, और जितना भी आपका कोड है, जितना भी आपका कोड है, सोर्स कोड, वो आपने सोर्स में करना है। किसमें करोगे, सोर्स में। ठीक है, बाकी चीजें आपने बाहर ही रखनी है, और जो आपकी एचटीएमएल फाइल होगी वो रन हो रही होगी। डन है। सीएसएस करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं सर सीएसएस करके। क्या करेंगे, उसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता, सॉरी फाइल बनाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ये मैंने अपनी फाइल बनाई, अपनी फाइल बना ली। ठीक है। अब अपनी फाइल बनाने के बाद मैं चाहता हूँ ये जो फाइल है वो ऐप डॉट जेएसएक्स के इस एच वन पर अप्लाई हो। मैंने इस एच वन को एक क्लास दे दी हेडिंग। क्या दे दी, हेडिंग। ठीक है, और स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके मैंने डॉट हेडिंग को टारगेट किया और इसको मैंने कलर दे दिया रेड। क्या कलर दे दिया, ऐसे ही करते हैं ना एचटीएमएल में, एचटीएमएल में क्लास देते हैं और आपके पास सीएसएस में उसे टारगेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप देखोगे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, ऐप डॉट जेएसएक्स में अपनी सीएसएस की फाइल को लिंक नहीं किया, इसको कहेंगे मॉड्यूल सीएसएस, इसे इंपोर्ट कराएंगे, लिंक का टैग नहीं लगेगा। ठीक है। तो सबसे टॉप पर इंपोर्ट कराएंगे, हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट करो भाई, किसे इंपोर्ट करो, सिंगल कोटेशन डॉट स्लैश करोगे तो देखो आपको सीएसएस का फोल्डर मिल गया। सीएसएस के अंदर स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल रखी हुई है, वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर देनी है। देखो कलर रेड हो गया। इस तरह से आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हो तो इंपोर्ट करके, अब इंपोर्ट किए तो इसका मतलब इसको सीएसएस मिल रही है यहाँ पे, है ना। नहीं नहीं, एक्सपोर्ट का कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे, मैंने क्लास नेम लिखा है। ठीक है। वैसे तो ये कंपोनेंट्स में समझ आएगा, लेकिन रिएक्ट के अंदर क्लास कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जेएसएक्स है, ये ओरिजिनल एचटीएमएल नहीं होती, ये एक सिंटैक्टिक शुगर होता है। वैसे ही तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, ये ओरिजिनल एचटीएमएल नहीं होती, इसे हम कहते हैं जेएसएक्स। जेएसएक्स के अंदर आप क्लास कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। बेसिकली जो आपने ये फंक्शन बनाया इसे कहते हैं कंपोनेंट। क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए ना रिजर्व कीवर्ड है क्लास का। तो अगर रिजर्व कीवर्ड कंपोनेंट बनाने के लिए भी यूज हो रहा है और एचटीएमएल में क्लास देने के लिए भी यूज हो रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगी। सो बात समझ आ रही है। रिएक्ट एक रिजर्व कीवर्ड के तौर पे क्लास को यूज करता है, जो क्लास का कीवर्ड है। इसलिए रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल में क्लास देने के लिए हम कैमल केस में क्लास नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लास नेम। ठीक है। जब भी क्लास दोगे तो क्लास नहीं लिखोगे, रिएक्ट में क्या लिखोगे, क्लास नेम लिखोगे, है ना। हाँ हाँ, कितने ही दो वैसे ही है, बस नाम चेंज है, काम वही है। आईडी, आईडी डायरेक्ट, आईडी के लिए नहीं। ठीक है। इसमें किसी का कोई सवाल। क्या करोगे घर जाके, सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे,
नोड जेएस इंस्टॉल करो। नोड जेएस चेक इंस्टॉल करने के बाद सीएमडी में जाके नोड लिखोगे, चेक करोगे इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। दोबारा करते हैं, सीएमडी में गए, नोड लिखा, चेक किया इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद हम यूज करेंगे रिएक्ट का ऐप इंस्टॉल करने के लिए, किसका, वीट बंडलर का, जो कि मुझे लाइट वेट एप्लीकेशन बना के देता है। अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप से करोगे तो वो बहुत हैवी एप्लीकेशन बना के देगा, जीबीज में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने वीट के वेबसाइट पे चले जाना, आपने सिंपल लिखना है VITE वीट। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, क्योंकि कमांड अभी आपको याद नहीं हुई होगी तो इसलिए, सॉरी, आप जाओगे गाइड पे, कहाँ जाओगे, गाइड पे जाके आप थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पर npm की कमांड मिलेगी, जो कि क्या है, npm नोड पैकेज मैनेजर मेरे लिए क्रिएट करो वीट का एक लेटेस्ट ऐप, वीट का पैकेज मेरे लिए रन करके दो। जैसे ही आप ये रन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जैसे ही आप ये रन करोगे तो आपके पास आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट के नाम के बीच में स्पेस नहीं होगा। प्रोजेक्ट के नाम के बीच में, देखो आपको एग्जांपल में भी दिखा रहा है, आप हाइफन डाल सकते हो, स्पेस नहीं डालोगे। ठीक है। आपने कोई भी नाम रखा, मैंने वीट प्रोजेक्ट रख दिया, फिर आपसे पूछेगा फ्रेमवर्क का नाम क्या रखूं, सॉरी फ्रेमवर्क कौन सा चूज करना चाहते हो, मैंने कहा रिएक्ट बना रहा हूँ। किसका प्रोजेक्ट बना रहा है, रिएक्ट का। रिएक्ट पे चूज किया और लैंग्वेज कौन सी, जावास्क्रिप्ट, और आपके पास ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट को VS कोड में खोलोगे और कमांड चलाओगे, क्या, npm install। npm install क्या करेगा, जो जो पैकेजेस आपके रिएक्ट में यूज हो रहे हैं उन्हें वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से इंस्टॉल कर देगा, जिससे आप फिर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट और रन कर पाओगे सर्वर पे भी। बेसिकली जो सर्वर बनाने का पैकेज है वो भी आपके पास ये इंस्टॉल होगा, जब भी तो हमारे पास पहले नहीं चली थी, जब भी तो सर्वर नहीं बना था। ठीक है। फिर ये करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए डेव की स्क्रिप्ट चलाओगे, नोड पैकेज मैनेजर को बोलोगे रन करो किसे, डेव, यानी एप्लीकेशन को क्या कर दो, एक सर्वर पर रन कर दो। ठीक है। रन करने के बाद आपको पता चल गया नोड मॉड्यूल्स में क्या है, पैकेजेस होंगे, इसको तो आपने हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है। उसके बाद पब्लिक में आप अपनी इमेजेस वगैरह रख सकते हो, एसेट्स वगैरह रख सकते हो। ठीक है। जितनी भी वेबसाइट की फाइल्स वगैरह है वो, नहीं नहीं, फोल्डर में रख सकते हो। लेकिन जब फिर फाइल्स के अंदर जैसे app.jsx में कोई इमेज लगानी है और वो पब्लिक में रखी है, तो फिर फोल्डर का रेफरेंस भी दोगे। ठीक है, जो आप देते हो। उसके बाद सर सोर्स का फोल्डर है, इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, अबाउट हो गई, नैव बार हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट का पेज, वो सब कहाँ बनेगा, सोर्स में। पूरा कोड आप कहाँ कर रहे होगे, सोर्स के फोल्डर के अंदर। किस में कर रहे होगे, सोर्स के फोल्डर के। अगली क्लास के अंदर अच्छे से आर्किटेक्चर समझाऊंगा। ठीक है, किस तरह से फोल्डर बनाना है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे चलता है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद गिट इग्नोर की फाइल है, इसको भी हाथ नहीं लगाना है। इसके अंदर बस वो फोल्डर डिफाइन कर सकते हो जो गिट अपने पास ऐड ना करे। ठीक है। उसके बाद index.html की फाइल, ये क्या है, एंड पॉइंट है आपका। ठीक है। इसके अंदर आपके पास सारी एप्लीकेशन कहाँ के रेंडर होगी, जितने पेजेस होंगे, चाहे वो होम का पेज हो, अबाउट का, वो कहाँ पेज रेंडर होगा, डेव रूट पे। ठीक है। अगर तुम इसकी आईडी चेंज करोगे तो main.jsx में जाके तुम्हें यहाँ पर भी आईडी चेंज करनी पड़ेगी, चल जाएगा, चल जाएगा। नहीं नहीं, आईडी दो। बना तो तुम अपनी भी लाइब्रेरी सकते हो, रिएक्ट की अपनी कस्टम बना सकते हो। उसको देखा है हितेश को, चाय और कोड वाले को, उसने रिएक्ट के अंदर अपना पूरा रिएक्ट का पैकेज बना के दिखाया स्क्रैच से। बनाने को आप भी बना सकते हो, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। सोर्स में बनाएंगे, app.jsx में उन्हें कॉल करवा रहे होंगे। हाँ, क्योंकि वो रेंडर हो रहा है। वो अगली क्लास में बताऊंगा, वो मल्टीपल पेजेस भी इसी डिव रूट में रेंडर होंगे। हाँ। नहीं, index.html को आपने बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपको कोई CDN वगैरह लगाना है बूटस्ट्रैप का, तो आप इसमें लगा दो, पूरी एप्लीकेशन में चलेगा। हाँ। भाई आपके पास जो शो हो रही है ना, आप कितने ही पेजेस बना लो, पेज का जो UI है वो रीलोड होगा, वो चेंज होगा, लेकिन फाइल हमेशा index.html ही रहेगी। JSX की फाइल्स में होगा, सोर्स में नहीं। अब आप HTML की फाइल्स नहीं बनाओगे इसके।
ठीक हो गया। ठीक है। और सीएसएस इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट का यूज कर रहे होगे। सोर्स के अंदर सीएसएस का फोल्डर बना लो, उसमें सारी सीएसएस की फाइल्स रख रहे होगे। ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, अगर इसमें कोई भी सवाल है पूछ लो। कोई भी XYZ सवाल है पूछ लो, अभी पूछ लो। नहीं।